हेलो फ्रेंड, लल्लू जी के क्लासरूम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं टॉप वीवीआई प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो देर ना करते हुए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। बताना है, पहला प्रश्न बोल रहा है कि रौलट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और दलित की व्यवस्था को अंत कर दिया गया। ठीक है, बताना है दोस्त किसने कहा था। तो एम दिया गया ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, बीम दिया गया मोतीलाल नेहरू, सिम दिया गया महात्मा गांधी, डीम दिया गया सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ही ने कहा था कि रौलट एक्ट अपील, वकील और दलित की व्यवस्था को अंत कर दिया गया। ठीक है, बताना है दोस्त रौलट एक्ट कब पास किया गया था। तो रौलट एक्ट 1918 में पास किया गया था। पारित कब किया गया था? पूछे पारित, तो पारित आज रखिएगा। पारित कब किया गया था? 1919 में रौलट एक्ट। ठीक है दोस्त, बताना दोस्त इसी में एक फैक्ट ध्यान रखिएगा। जैसे कि पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, ठीक है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग, तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है दोस्त, बताना दोस्त जलियांवाला बाग घटना से दुखित होकर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस किस पदवी को अपना लौटा दिया था? तो नाइट ए हुड की पदवी। ठीक है, नाइट हुड की पदवी लौटा दिया था। महात्मा गांधी ने कौन सा पद लौटाया था? तो कैंसर है हिंद के। ठीक है, कैंसर है हिंद की उपाधि लौटा दिया था। ठीक है दोस्त, बताना दोस्त जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, चैम्सफोर्ड। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है क्या? सिकंदर लोधी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? बताना है कि सिकंदर लोधी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था। तो एम दिया गया है 1490, बीम दिया गया है 1504, सिम दिया गया है 1510 और डिम दिया गया है 1500। इनमें से कोई नहीं, सॉरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिकंदर लोधी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? तो 1504 में। 1504 में सिकंदर लोधी ने बिहार का अभियान किया था। बताना है दोस्त कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक याद रखिएगा बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल बहलोल लोधी था। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक। बताना जो दिल्ली का हुआ सुल्तान कौन था जिसने यानी कि अंतिम अंतिम वंश कौन सा था? ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो लोधी ही वंश था। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है दोस्त, बताना है 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो एम दिया गया कुंवर सिंह, बीम दिया गया मंगल पांडे, सिम दिया गया पीर अली, डिम दिया गया ए और सी दोनों। ठीक, ए और सी। ठीक है, तो बताना दोस्त इसका सही जवाब क्या आ जाएगा। और जिनको जो भी प्रश्न का आंसर याद रहता है वो अपना अपना कमेंट बॉक्स में डालते चलिएगा। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पीर अली। पीर अली जो था 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बताना दोस्त जैसे कि बिहार में विद्रोह का शुरुआत कहाँ से हुआ था? ठीक है, तो बिहार में विद्रोह की शुरुआत आज रखिएगा रोहनी। ठीक है, रोहिणी, रोहनी गांव से। ठीक है, गांव पूछे बिहार से तो रोहनी गांव कहाँ पड़ता है? तो देवघर। ठीक है, देवघर में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ठीक है, वेनेजुएला को घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो एम दिया गया पंपास, बीम दिया गया सवाना, सिम दिया गया बेल्डा, डिम दिया गया लनोस। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? लनोस। लनोस जो था वेनेजुएला के घास के मैदान को कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फाउंडेशन की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, बताना है आप लोग का अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फाउंडेशन की स्थापना कब हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एम बोला गया है 1920, बीम बोला गया 1928, सिम बोला गया 1929, डिम बोला गया 1940। जिसका सही जवाब 1929। 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किया गया था। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताना दोस्त जैसे कि अखिल भारतीय जो हुआ था उस समय उसका अध्यक्षता किसने किया था? ठीक है, तो लाला लाजपत राय के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। ठीक है, बताना है भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। तो इसका बताना आंसर क्या होगा। एम बोला गया 4 वर्ष, बीम बोला गया 5 वर्ष, सिम बोला गया 6 वर्ष, डिम बोला गया 8 वर्ष। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब होगा 6 वर्ष। 6 वर्ष जो होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। ठीक है दोस्त, बताना है दोस्त जैसे कि सब पूछा जाता है CAG का। ठीक है, इसका किस अनुच्छेद में बताना है कि किस अनुच्छेद में नियुक्ति किया गया है। यानी कि कै को नियुक्ति करता है कौन? तो राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रपति जो होता है नियुक्ति करता है। अनुच्छेद हो जाएगा 148। ठीक है, वीवीआई प्रश्न है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि धूपगढ़ किस पर्वत के क्षेत्र में उच्चतम चोटी है। ठीक है, धूपगढ़ किस पर्वत के क्षेत्र के उच्चतम चोटी है बताना है। कि एम दिया गया है अरावली, ठीक है, बीम बोला गया है सतपुड़ा, सीम बोला गया है नीलगिरी और डीम बोला गया है हिमालय। तो बताना है दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इस सतपुड़ा हो जाएगा। ठीक है, सतपुड़ा जो होता है धूपगढ़ जो है किस पर्वत का के क्षेत्र की उच्चतम चोटी है, तो सतपुड़ा का। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बोकारो स्टील लिमिटेड किस की मदद से स्थापित हुआ था। ठीक है, बताना है बोकारो स्टील लिमिटेड, ठीक है, किसकी मदद से स्थापित किया गया था। तो बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग। तो इसका एम बोला गया है जर्मनी, ठीक है, बीम बोला गया है सोवियत संघ, ठीक है, सिम बोला गया है सिम बोला गया है यूके और डीम बोला गया है यूएसए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सोवियत संघ। सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो स्टील लिमिटेड की स्थापना किया गया था। ठीक है दोस्त, बताना है दोस्त जैसे कि पूछा जाता है कि जैसे कि 21 पंचवर्षीय में हुआ था बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना, तो यह हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, द्वितीय, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि अस्पष्टता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। ठीक है, बताना है अस्पष्टता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो एम बोला गया है अनुच्छेद 15, बीम बोला गया अनुच्छेद 14, सिम बोला गया अनुच्छेद 17, डीम बोला गया अनुच्छेद 18। जिसका सही जवाब क्या हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है अस्पष्टता का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है दोस्त, अनुच्छेद याद रखिएगा 17। बताना है दोस्त, इसमें पूछा जाता है बार बार पूछ, इससे बोल रहा है कि अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता का अंत जैसे छुआछूत सब होता है, अनुच्छेद 17 में हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अनुच्छेद 15 में हो जाएगा। अनुच्छेद 15 में तो इसमें इसमें बोला गया है कि जाति, ठीक है, जाति, धर्म, ठीक है, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्त, अनुच्छेद कितना में 15 में, 15 में बोलेगा। अनुच्छेद बताना है 14 में क्या बोलेगा विधि की समानता। ठीक है, याद रखिएगा ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। विधि के समानता, ठीक है, विधि के समानता की बात किए गए है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 15 में। एक बार फिर से हम बताते हैं दोस्त, ठीक है, जैसे इसको हटा के बताते हैं। हाँ बताते हैं, जैसे कि इसका तो हो जाएगा अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17। अब बताना है कि पहला में बोला अनुच्छेद 15 में क्या बोला गया है। अनुच्छेद 15 में बोला गया है कि जाति, ठीक है, जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 में बोला गया। अनुच्छेद 14 में क्या बोला गया, अनुच्छेद 14 में बोला गया विधि, ठीक है, विधि के समझ समानता। ठीक है, विधि के समझ समानता की बात किया गया अनुच्छेद 14 में। ठीक है, अनुच्छेद 16 में क्या बोला गया, अनुच्छेद 16 में याद रखिएगा, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 16 में बोला गया अवसर की समानता। ठीक है, अवसर की समानता के में बोला गया अनुच्छेद 16 में। ठीक है, अनुच्छेद 18 में क्या बोला गया, अनुच्छेद 18 में यानी कि 14 से 18 तक की समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10 क्या बोल रहा है, शाहनामा की रचना किसने की थी। ठीक है, शाहनामा की रचना किसने किया था। तो एम दिया गया है अमीर खुसरो, ठीक है, बीम दिया गया है फिरदौसी, सीम दिया गया अलबरूनी और डीम दिया गया है अबुल फजल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फिरदौसी। फिरदौसी जो था शाहनामा की रचना किया था। ठीक है दोस्त, बताना है दोस्त इसी में सिर्फ 5 को देख लेते हैं। जैसे कि अकबरनामा, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था, पुस्तक था अबुल फजल द्वारा। ठीक है, अकबरनामा, अकबरनामा तो अबुल फजल द्वारा। ठीक है, आईने अकबरी अबुल फजल, ठीक है, और किताब हिंद अलबरूनी। ठीक है, याद रखिएगा, किताब हिंद पूछे तो अलबरूनी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था। ठीक है, बताना है नील आंदोलन जो है कहाँ चलाया गया था। तो एम बोला गया बंगाल, ठीक है, बीम बोला गया उड़ीसा, सीम बोला गया बिहार और डीम बोला गया मध्य प्रदेश। जिसका सही जवाब क्या हो जाएगा बंगाल। बंगाल से नील आंदोलन चलाया गया था। ठीक है दोस्त, बताना है दोस्त कि नील बंधु जो अथी होता है, दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक में नील दर्पण के किसानों के बारे में हालत की व्याख्या किया है। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। ठीक है, बताना है
कि उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, यानी कि सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। एम बोला गया रेड क्लिफ रेखा, बी बोला गया 39वें समांतर रेखा, सी बोला गया 38वें समांतर रेखा, डी बोला गया 70वें समांतर रेखा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 39वें समांतर रेखा। 39वें समांतर रेखा जो है उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच के सीमा रेखा को कहते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17वें पूछे तो 17वां याद रखिएगा। 17वें याद रखिएगा उत्तरी वियतनामा, ठीक है, वियतनामा और दक्षिणी वियतनामा, ठीक है। 39वें यूएसए और कनाडा, ठीक है, कनाडा के बीच, ठीक है। और रेड क्लिफ रेखा तो आप लोग जानवे करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बता देते हैं रेड क्लिफ रेखा, आप लोग पता नहीं बोलिएगा कि सर के नहीं जानते हैं, ठीक है। तो रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा भारत और पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। और डुरंड रेखा हो जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, बताना है किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था। तो एम बोला गया है कि 1945, बी बोला गया है 1943, सी बोला गया 1936, डी बोला गया 1939। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या 1943। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना के नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है देखते हैं। 14 बोल रहा है कि रजनामा किसकी फारसी में अनुवाद है। बताना है कि रजनामा किसकी फारसी अनुवाद है। ठीक है, रजनामा जो है किसकी फारसी अनुवाद है। तो एम बोला गया पंचतंत्र की, ठीक है, पंचतंत्र, बी बोला गया रामायण, सी बोला गया महाभारत और डी बोला गया कथा सरित सागर के। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा। इसका सही जवाब आ जाएगा महाभारत। महाभारत जो है रजनामा की फारसी में अनुवाद है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बताना है कि दादा भाई नौरोजी ने धन निकास का नीति की व्याख्या किस पुस्तक में किया है। ठीक है, बताना है दोस्त कि दादा भाई नौरोजी ने धन निकास की नीति की व्याख्या किस पुस्तक में किया था। तो एम दिया गया है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, अब बीम बोला गया है एडवांस एंड कर्सन। ठीक है, सिम बोला गया द लास्ट जजमेंट। ठीक है, डीम बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जगह हो जाएगा पॉवर्टी एंड इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी धन निकास का नीति का व्याख्या किया था पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, चलते हैं दोस्त, आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। जो भी मेरा चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए हैं लल्लू जी के क्लासेस के, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह से हम आप लोग के बीच क्वेश्चन लेते रहेंगे। अपना दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।